नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के रसायन विज्ञान 7th टॉपिक वाइज वीडियो के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर भी हैं, बीपीएससी के अलग अलग जो टीचर से रिलेटेड आ चुके हैं और काफी बड़ा वीडियो है, इसलिए हम दो पार्ट में देखेंगे। जैसे हमने फिजिक्स का पोर्शन दो पार्ट में जो है वो देखा था, तो आज आधा पोर्शन रहेगा, बाकी सेकंड पार्ट में। इससे पहले जो 16th नंबर टॉपिक वाइज वीडियो था वो हमने देखा था भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। नहीं देखा उसका सेकंड पार्ट लास्ट वाला तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। उसका जो पहले था वीडियो उसमें कुछ वॉइस की दिक्कत थी, इसलिए हमने उसको दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दिया था, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी को लेकर के चल रहे हैं, परंतु जो क्वेश्चन यहाँ दिखाएंगे प्रीवियस वाले वो केवल प्राइमरी के ही होंगे। तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र इजिप्ट देश के शब्द कीमिया से जो है वही है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और इसके अध्ययन को हम कहते हैं केमी टेकिंग। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के कितने टाइप होते हैं? तो आपके 3 तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर। तत्व की अगर बात करें तो द्रव्य की वो अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात एक ही परमाणु के परमाणु से बने जो पदार्थ होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तत्व भी द्रव्य की 3 अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अगर बात करें तो सोडियम कार्बन, द्रव में अगर बात करें तो पारा, गैलियम, ब्रोमीन और गैस में अगर बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए इसलिए सारी चीजें थोड़ा थोड़ा रखी हमने। यौगिक की बात करें, कंपाउंड की बात करें तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, जैसे कि आपका जल H2O एक यौगिक है। मिश्रण की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्व या यौगिक या दोनों हो सकता है, इनके अनिश्चित अनुपात में मिलाने से ये बनते हैं। ऊपर अगर आप देख रहे थे यौगिक, तो यहाँ पर खास बात थी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पर एक एक लिखी है कि आपको अंतर भी समझ में आए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है नहीं है उन पर बेस्ड। और यहाँ पर बात हो रही है अनिश्चित अनुपात को लेकर के, तब हम बात करेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण की। तो इन अव्ययी पदार्थों को सरल, यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। और ऊपर वाले में आपको एग्जाम्पल देखने को मिला था H2O। यहाँ पर देखेंगे तो वायु जो है वो अनेक गैसों और धूल कणों का मिश्रण है, तो वायु आपका क्या है? मिश्रण है। इसी प्रकार पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो होता है, तांबा और जस्ता, इसकी ट्रिक क्या होती है? पिताजी, पी ता से तांबा, जी से आपका जस्ता, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सभी जो समांगी मिश्रण विलयन है वो आपके होते हैं। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपने पढ़ा होगा ना, जो भूल जाते हैं और जो नहीं भूलते हैं, तो जो जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं वो विलयन में आपके आएंगे। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी 125 वाले पेपर में 15 मार्च 2024 को पूछा गया था, शिफ्ट 2, जो कि कैंसिल हो गई थी। तो लुईस की अवधारणा इनमें से किसके व्यवहार की व्याख्या करती है? क्षार, लवण, प्रोटोनिक एसिड, ऐसे करके आपका ऑप्शन पूछे गए थे। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनमें से एक से अधिक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लुईस की जो अवधारणा है वो आपकी अम्ल और क्षार दोनों को लेकर के बताया गया है, तो यहाँ पर इसीलिए क्षार भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो ऑप्शन यही सही हो गया। आगे बात करें तो ये सिद्धांत एक लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही के रूप में और एक लुईस क्षारक को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में परिभाषित करता है। लुईस अवधारणा क्षार, लवण, प्रोटोनिक एसिड सबके लेकर के यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी, इसीलिए आंसर इनमें से एक से अधिक वाला दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्षार को लेकर, तो क्षार अक्सर लुईस धारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे लुईस अम्ल को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, जिससे निर्देशांक सह संयोजक आबंध बनाते हैं। लवण की बात करें तो लवण लुईस अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया का परिणाम जो है वो हो सकते हैं, और जहां अम्ल अधिक स्थिर यौगिक बनाने के लिए क्षारक से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। प्रोटीनिक एसिड की बात करें तो पारस्परिक रूप से ब्रोस्टेट लॉरी ढांचे में प्रोटीन दाताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। कई प्रोटीनिक अम्ल लुईस बेस के साथ अन्योन्य क्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करके लुईस अम्ल के रूप में भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी ऑप्शन की डिटेल जानकारी मिल गई, आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बात करते हैं आगे। अब रसायन विज्ञान क्या
अगला टॉपिक है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार में दो टाइप, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो है इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस में क्या है, इसमें प्रत्येक भाग में उसके जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनका संगठन और गुण एक समान होता है। और अगर बात करते हैं विषमांगी मिश्रण को लेकर के, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन और गुण एक समान नहीं होता है। विलयन की अगर बात करें तो वो क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात जहां पर जो है वो नहीं होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। एक लाइन में देखेंगे तो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू लिखी ना कि पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसको एक लाइन के तौर पर विलयन क्या होता है वो याद रख सकते हैं। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होते हैं उसे हम कहते हैं विलायक, और कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलय कहते हैं। इसी कोई दूसरे तरीके से भी कहते हैं कि जो पहले से कोई लिक्विड फॉर्म में चीज है, मान लीजिए ग्लास में आपका पानी है, तो पानी में जब आप चीनी मिला रहे हैं तो जो जिसमें मिला रहे हैं वो क्या है, वो विलायक हो गया, और जिसको घोला जा रहा है, चीनी को घोला जा रहा है, तो वो आपका विलय हो गया। तो हम कहते हैं ना कि चीनी इसमें विलय है या नहीं है, तो वही चीज को दूसरी लैंग्वेज में यहाँ लिखा है, जैसे सर्वाधिक मात्रा में मतलब कि जो जल होगा ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो विलायक हो गया, चीनी कम क्वांटिटी में मिला है तो वो विलय हो गया। तो इसी को सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहेंगे। आगे बात करते हैं स्थायी मूल कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अस्थायी मूल कण में मेसॉन कण, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब अस्थायी मूल कण में होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो उस तत्व का परमाणु क्रमांक या फिर संख्या जो है वो कहलाती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक से ही मिलता जुलता दूसरा एक वैल्यू होती है परमाणु भार, जिसको हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को कहते हैं एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को कहते हैं मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो कहलाती है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो जब परमाणु क्रमांक पूछेगा तो प्रोटॉनों की संख्या, और द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल। अब यहाँ पर इसी के आधार पर एक फॉर्मूला, यही जो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ये सारी चीजें 6 से 8 के लेवल पर इस पर बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपको एक तत्व लिखा होगा, उसके ऊपर परमाणु भार लिखा होगा और परमाणु क्रमांक की वैल्यू दी रखी होगी, और उसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी निकालने को आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मेन बेसिक पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 यानी कि बीपीएससी टीआरई का जो पीआरटी का पहली फेज वाली वैकेंसी थी ना, उसमें पूछा गया था कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। और यही शायद क्वेश्चन हमने पिछले वाला जो फिजिक्स वाला कराया था ना पोर्शन, उसमें पूछा भी था। तो आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अब इनके बारे में भी जान लीजिए। वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो 1819 में वोल्ट मीटर का आविष्कार हेंस ऑस्टेड ने किया था। इसका जो यूज है वो एक परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। उसके बाद बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरीके से काम कर सकता है और यूज ही से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो एक परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर आपका है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसमें भी देखना यही है कि इसका उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का, और पोटेंशियोमीटर में भी आपको यही देखने को मिल रहा है, एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए। मापन की इस पद्धति का वर्णन 1841 में जोहान क्रिश्चियन पोंगडार्फ इनके द्वारा किया गया था। ये एक आदर्श वोल्टमीटर के रूप में भी काम करता है। तो वोल्टमीटर का ही काम है, तो इसीलिए एक आदर्श वोल्टमीटर के रूप में भी काम करता है। उसके बाद बात करते हैं अमीटर को लेकर के। तो ये एक परिपथ की शाखा में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है इसका यूज, और इसका यूज विद्युत धारा को मापने के लिए भी जो है वो आपका किया जाता है, और इसे विद्युत धारा मोटर भी कहते हैं। तो आपके साथ पेपर में अमीटर को लेकर के भी तो क्वेश्चन आया था। अमीटर वगैरह ये फिजिक्स वाल जो भौतिक विज्ञान के साथ पार्ट नंबर जो 1 कराया था ना, उसमें आपको करा दिए थे सारे। तो ये सारे याद रखिएगा पॉइंट, आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। बात करते हैं आगे।
तो आगे बात करते हैं समस्थानिक परमाणु, आइसोटोप्स एटम। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु जो संख्या होती है वो आपका समान होती है, परंतु जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं वो भिन्न भिन्न होती है, तो वो आपके समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। इन्हीं को कहते हैं आइसोटोप। अब हाइड्रोजन के जैसे अगर आप देखेंगे तो 3 समस्थानिक होते हैं। अब यहाँ पर समस्थानिक और समझिए इस तरीके से, जैसे H लिखा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है तीनों, तो H के जो ऊपर लिखा हुआ है 1 नंबर, वो इसका क्या है, वो है उसका परमाणु भार। परमाणु भार को ही कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु भार ऊपर हो गया, और नीचे जो 1 लिखा है वो क्या है, वो है इसकी परमाणु क्रमांक। तो नीचे वाली वैल्यू क्रमांक वाली हो गई। अब यहाँ पर बात जो हमने की कि परमाणु संख्या समान है, तो ऊपर वाला जो परमाणु संख्या है, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है, परमाणु संख्या जो है 1 1 1 तीनों में समान है। और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार जो है वो आपका तीनों में अलग है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस तरीके से जो आपका होता है वो समस्थानिकों में होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ट्राइटियम को लेकर के लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। जिस प्रकार से समस्थानिक होता है, इसी के जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलता है संभारिक। वहां पर क्या होता है, तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या आपकी समान होती है। द्रव्यमान संख्या बताएगा ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी ऊपर तो याद रखिएगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स समस्थानिक को, और संभारिक को कहते हैं आइसोबार्स। आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य विकिरण, जो किरण है उनका उत्सर्जन करते हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो हेनरी बैकरल ने जो है वो की थी। 1902 में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने पता लगाया था कि यूरेनियम की जो खनिज है पिचब्लैंड, इसमें 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध जो है वो होती है। कब खोजा गया था? 1902 में। रेडियम नामक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने जो है वो की थी। अब बात करें नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी की, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे विखंडन और संलयन में, तो क्या होता है, एक बड़े परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडन कहलाता है। 2 हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन कहलाता है। इधर आपका क्या है, हल्के परमाणु भारी परमाणु की ओर, यहाँ बड़े परमाणु का जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है। विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है, और सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया जो है आपका घटित होती है। विखंडन प्रक्रिया में 2 परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है, और 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है। एग्जाम्पल इसका है परमाणु बम। और संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है, जिसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। जैसे आपका सूर्य की ऊर्जा को लेकर के पूछ लिया था, विखंडन है या संलयन, तो आपको वो बताना है, कमेंट में देख लें कितने लोग सही बताते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रथम परमाणु बम का निर्माण रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था 1945 में। परमाणु बम का पहली बार जो यूज किया गया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, अमेरिका के द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नगर, और 9 अगस्त आपका 1945 नागासाकी नगर। तो परमाणु बम का पहली बार यूज तब किया गया था। खोज आपका हो गई थी 1945 में। हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कार हैं एडवर्ड टेलर, यूएसए के हैं, 1952 ईस्वी में। निर्माण प्रक्रिया क्या है इसकी? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ट्राइटियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा ये बनाया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात परमाणु अणु या आयन पर अगर धन आवेश का मान बढ़ जाता है या ऋण आवेश का मान कम हो जाता है, तो वो आपका ऑक्सीकरण के अंतर्गत जो है वो आएगा। यहाँ पर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनों का निकलना। और किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अपचयन। निकलना ऑक्सीकरण और ग्रहण करना अपचयन।
यहाँ पर क्या होता है, धन आवेश के मान में कमी हो जाती है और ऋण आवेश के मान में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे Na को लेकर दिखाया भी गया है, एल्यूमिनियम को लेकर दिखाया भी गया है। ऑक्सीकरण अपचयन की जो संयुक्त अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि फेज 2 वाली वैकेंसी में पीआरटी में पूछा गया था 14 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा अल्कोहली पेय के लिए आपका उपयुक्त है। मेथनॉल, अल्कोहल जो जानते हैं ना, शराब जिसको कहते हैं, तो उसके पेय के रूप में इसमें से क्या होता है, मेथनॉल होता है, हेक्सेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, कौन सा सही होगा, तो आंसर यहाँ पर आपका एथेनॉल जो है वो सही होगा। तीनों के बारे में भी जान लीजिए। मेथनॉल जो होता है, जबकि मेथनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, यह अत्यधिक विषैला होता है, इसके सेवन से अंधापन या मृत्यु तक आपकी हो सकती है, तो ये उपभोग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हेक्सेनॉल जो है ये आपका विशेष रूप से हेक्सेनॉल कुछ पौधे और फलों में पाए जाने वाला अल्कोहल होता है, हालांकि इसका यूज प्रायः अल्कोहलिक पेय पदार्थों में नहीं होता है। और जो एथेनॉल है ये प्रकार का अल्कोहल होता है जो उपभोग के लिए सुरक्षित है और अल्कोहल पेय पदार्थों में पाए जाने वाला प्राथमिक प्रकार का अल्कोहल ये होता है। ये ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से के माध्यम से जो है आपका बनाया जाता है। तो मेथनॉल, हेक्सेनॉल तीनों के बारे में पता चल गया। बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री या 0 केल्विन जो है उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है आपका परम शून्य ताप। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। आपको याद है क्वेश्चन दिखाया था जिसमें -400 करके आंसर था, जिसमें ऐसे सीधे वैल्यू पूछी गई थी, तो आपके पीआरटी में पूछा जा चुका है, इसीलिए वैल्यू सारी आपको याद होनी चाहिए। जब बैरोमीटर में पारा की जो ऊंचाई है वो 760 mm रहती है तो उसे वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या फिर एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। अम्ल, क्षार और लवण की अब बात करते हैं। अम्ल, अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के साथ धन आयन यानी H+ आयन देते हैं वो आपके कहलाते हैं अम्ल। इसे आयरनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। स्वाद इनका खट्टा होता है, मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्षार की बात करें तो OH- आयन जिसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं ये देते हैं तो क्षार कहलाते हैं। इसे आयरनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये फिनोप्थिलीन को गुलाबी, लाल लिटमस पेपर को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं पीएच वैल्यू को लेकर के। तो पीएच वैल्यू अगर बात करें तो एक संख्यात्मक मापांक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच में आपको देखने को मिलता है, जिसमें पीएच मान 7 अगर होता है जब भी आपका, तो वो उदासीन विलयन होता है, मतलब 7 पर है तो उदासीन है, 7 से कम ज्यादा में क्षारीयता अम्लीयता को हम दर्शाते हैं। अब यहाँ पर अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है इसका स्रोत जो होता है वो सिरका होता है। एस्कार्बिक एसिड बात करें विटामिन सी, तो आंवला, खट्टे फल, प्याज इनमें देखने को मिलता है, यहां से आपको ये प्राप्त होता है। साइट्रिक एसिड जो है आपको देखने को मिलता है संतरा, नींबू आदि खट्टे फलों से। मैलिक एसिड जो आपको है सेब से देखने को मिलता है। टार्टेरिक एसिड जो है इमली, अंगूर, कच्चा आम इनमें देखने को मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, पालक, चने की पत्ती इनमें देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिड दूध में भी होता है, दही में भी होता है। मैथेनोइक एसिड और फार्मिक एसिड आपका चींटी का जो डंक होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। फास्फोरिक अम्ल जो है वो आपका कोका कोला में देखने को मिलता है। ब्यूटायरिक अम्ल आपका मक्खन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगला, लवण। और हम कोशिश यही कर रहे हैं, सारी चीजें इसमें हमने हर एक चीज प्रीवियस ईयर से लेकर सब कुछ शामिल किया है। फिर भी अगर कोई चीज छूट जाए तो कमेंट में इसी में बता दीजिएगा ताकि अगले आने वाले पार्ट में हम कवर कर देंगे। बात करते हैं लवण की। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनाने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। ये प्रायः ठोस होते हैं और इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है वो आपका उच्च होता है। जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन इनका विद्युत का सुचालक होता है। ये आप ये सोच रहे होंगे कि थ्योरी कहाँ पूछी जाती है, तो ये गलती में मत रहिएगा। थ्योरी वगैरह से सीधे सीधे क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर देख के ही सारी चीजें हमने रखी हैं आपके लिए। आगे बात करें कुछ लवण और उनके अनुप्रयोग को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, अच्छा वीडियो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए ढेर सारी मेहनत की जा रही है,
तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सभी आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो के लिए लाइक का जो टारगेट है वो 1000 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से सभी लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करिए ताकि पीडीएफ हम भेज पाए। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की बात करें तो आपका नमक होता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये आपका धावन सोडा है। सोडियम बाई कार्बोनेट जो है NaSCO3, इसका फॉर्मूला बाई मतलब बेकिंग पाउडर, ऐसे याद रख सकते हैं। इसी को ही हम खाने का सोडा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है वो आपका गन पाउडर या आतिशबाजी में यूज होता है। कॉपर सल्फेट जिसको हम कहते हैं CuSO4.5H2O, कीटाणुनाशक, विद्युत लेपन। उसके बाद पोटास एलम या फिटकरी की अगर बात करें, फॉर्मूला K2SO4.L2SO4.24H2O, और इसका यूज होता है खून बहना रोकने के लिए, चमड़े की रंगाई में यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड या नौसादर की बात करें NH4Cl, इसका फॉर्मूला, ये आपका उर्वरक के रूप में भी यूज होता है और कपड़ों की रंगाई में भी यूज में लाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था आपसे। बीपीएससी पीआरटी में क्वेश्चन इसी बार वाले में पूछा गया था, फेज 3 वाली वैकेंसी में, जो कि पेपर आपका कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? संभावन है, विपाटन है, जल अपघटन है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा जल अपघटन। अभी ऊपर हमने उदासीनीकरण, अम्ल, क्षार, लवण सब बात कर ली हमने। तो उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके पानी और लवण बनाते हैं, तो ये जल अपघटन जो है आपका कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आपके पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं आगे। अब है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा इनमें कहा गया है। इस आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन जो ज्ञात 63 तत्व थे उनको 7 क्षैतिज पंक्तियों, आवर्त और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम में जो है वो बांटा था। तो ये पहले बटा था। फिर मोजले की आ गई आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें आपका क्या था, इसमें परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते, ये हो गया था। ऊपर परमाणु भारों की बात हो रही थी पर बाद में परमाणु संख्या हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार होते हैं। इसमें 7 क्षैतिज कतारें यानी 7 आवर्त होते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर कतारें यानी 18 वर्ग होते हैं। पहले कितने थे? पहले आप देखेंगे तो आवर्तों की संख्या 7 थी और जो वर्ग थे उनकी संख्या आपकी 9 थी। पर बाद में क्या हो गया, वर्गों की संख्या जस्ट डबल हो गई, आवर्त उतने के उतने ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें, जैसे प्रत्येक आवर्त का पहला जो सदस्य होता है वो आपका क्षार धातु होता है और अंतिम जो सदस्य होता है वो कोई निष्क्रिय गैस आपका होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्षार और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस। परमाणु संख्या 58 से 71 और 90 से 103 तक आने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में अलग से नीचे रखा गया है, जिसको हम लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी के नाम से जानते हैं। शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको उत्कृष्ट या फिर हम अक्रिय गैसेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से ही बन जाता है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ पर सारे नाम देख लीजिए। तो अक्रिय गैसों में आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपको देखने को मिलती हैं, जो कि आपको रटे होनी चाहिए। ये वर्ग 1A उपवर्ग की क्षार धातु अत्यधिक विद्युत धनात्मक और 7B उपवर्ग के हेलोजन तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक के मध्य सेतु का काम भी करते हैं। आगे बात करते हैं हम धातु में। अगला टॉपिक है हमारा धातु में। तो धातुओं की जब बात होती है तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको कहते हैं धातु। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति। धातुएं जो होती हैं उनकी विशेषता होती है कि ये आघात वर्तनीय होती हैं और सोना और जो चांदी है वो सर्वाधिक आघात वर्त आपके होते हैं। धातुएं तन्य भी होती हैं जिनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। दोनों गुण होते हैं, आघात वर्धनी भी आपका और तन्य भी। ये विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, इसमें से आपका विद्युत भी गुजर जाएगी और बिजली भी यानी कि उष्मा भी। और चांदी जो है वो सर्वोत्तम चालक आपका और सीसा जो है वो निम्नतम चालक आपका होता है। धातुएं जो है वो कमरे के ताप पर आपकी ठोस होती हैं, ये तो आपको पता ही है कि ये प्रॉपर्टी होती है। और अपवाद के रूप में आपका पारा है। अब यही पारा से ही क्वेश्चन बना था आपके इस बार वाले पीआरटी में, जो कि कैंसिल हुआ है। अभी दिखाएंगे क्वेश्चन आपको।
इसके अलावा पारा का ये सूत्र है Hg, गैलियम का Ga, सीजियम का Cs, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती हैं। तो बाकी भी आपको याद रखनी क्योंकि तीनों की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। क्वेश्चन हालांकि आपके पारा से जो है वो बना था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बना था। क्वेश्चन आपके आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में 1 to 5 में, पेपर हुआ 15 मार्च 2024 जो कि कैंसिल हुआ, कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए थे पारा, ब्रोमीन, सोडियम, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? पारा, क्योंकि अभी ऊपर बताया कि पारा एक अद्वितीय धातु है क्योंकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, जिससे ये अन्य धातुओं के बीच एक अपवाद बन जाता है और इस परिस्थितियों में ठोस होता है। एक चीज ध्यान देंगे तो प्रश्न में जो पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रहने वाली धातु का नाम बताइए, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम, इसलिए पारा आंसर था। अगर यहां पर लिखा होता कि धातु नहीं, वर्ड नहीं लिखा होता, तो फिर आपका ब्रोमीन आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एक तरल होता है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये आपका एक हेलोजन है। तो अगर यही चीज हेलोजन पूछ लिया गया होता तो फिर आप ब्रोमीन के साथ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ही इसमें अंतर है प्रश्न में। अगर धातु पूछा गया है, नहीं पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, जो कि है विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क को लेकर के। सबसे पहला सोडियम। सोडियम के अयस्क में साधारण नमक NaCl, सोडा S, Na2CO3, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, क्रायोलाइट Na3AlF6 और बोरेक्वेक्स आपका Na2B4O7.10H2O। अगला है आपका पोटेशियम, जिसमें अयस्क में सिल्विन, केसीएल, सोनाइट और कार्नेलाइट, जिसमें कार्नेलाइट ज्यादा पूछा जाता है। अगला है मैग्नीशियम, जिसमें आपका मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है और किजेराइट है। अब कार्नेलाइट जो है उसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्नेलाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसमें आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों देखने को मिलता है, इसीलिए ये आपको दोनों जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखिए पोटेशियम में भी देखने को मिल रहा है और मैग्नीशियम में भी आपको कार्नेलाइट देखने को मिल रहा है। के भी है इसमें और Mg भी है आपका। कैल्शियम में जिप्सम है CH4.2H2O और लाइमस्टोन है CaCO3। एल्यूमिनियम के अयस्क में बात करते हैं तो बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, डायस्पोर है Al2O3.H2O, कोरेंटम है Al2O3। टिन के अयस्क की बात करें तो कैसिटेराइट SNO2 है। लेड के अयस्क में गैलेना पूछा जाता है काफी, PB5 और सिरुसाइट और एक एंग्लीसाइड भी होता है। कॉपर की बात करते हैं तो इसका क्यूपराइट होता है Cu2O, मेलेकाइट होता है और एजोराइट भी होता है। फॉर्मूले आप देखते चलिएगा। सिल्वर की बात करते हैं तो इसका अर्जेंटाइट होता है, कैरा जी राइट होता है और रूबी सिल्वर भी होता है। आयरन की बात करते हैं इसकी तो आयरन में हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये आपका अयस्क है। फॉर्मूले भी देख लीजिएगा, Fe2O3, Fe2O3.3H2O और FeCO3। पारा की बात करते हैं Hg, इसका अयस्क सिनेबार होता है HgS। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ब्लैंड होता है और जिंकाइड भी होता है, ZnS और ZnO। यूरेनियम में देखेंगे तो कार्नेटाइट और पिच ब्लैंड काफी पूछा जाता है, तो यह हो जाएगा। थोरियम में मोनाजाइट हो जाएगा। मैग्नीज में मैग्नाइट और पायरोल्यूसाइट, ये भी आपको देखने को मिलता है। कैडमियम में ग्रीनोकाइट और सोना का कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये आपका अयस्क है। अब देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी में 1 to 5 में, और ये पेपर था 14 दिसंबर 2023 को, यानी फेज 2 वाली वैकेंसी में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि धातु निष्कर्षण में इनमें से किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है? कोक का यूज किया जाता है। अब इसको समझिए कि कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। इसका यूज जो किया जाता है वो इस्पात के निर्माण और विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है। कोक एक ठोस कार्बन युक्त पदार्थ है जो कि हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने से उत्पन्न होता है। इसका यूज मुख्य रूप से लौह अयस्क से लोहे के निष्कर्षण के लिए ब्लास्ट भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोक का यूज इस्पात और अन्य धातुओं के उत्पादन में भी किया जाता है। धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके कुछ कारण भी हैं। जैसे उच्च कार्बन की मात्रा होती है इसमें, उच्च कैलोरी मान होता है इसमें, सरंध्र योजना होती है इसमें और निम्न राख की मात्रा होती है इसमें। तो ये कुछ इसके कारण है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धातु निष्कर्षण में किसका यूज किया जाता है, तो कोक का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा।
सारी चीजें हो गई। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और कोई प्रश्न हो कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ये प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है, और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ये भी आपके ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर का, सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था? तो बीपीएससी टीआरई 2.0 वाली वैकेंसी में पूछा गया था, पीआरटी में पूछा गया था 14 दिसंबर 2023 को। अभी इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन का आधा पार्ट हुआ है। अभी इतनी ही चीजें जितनी आज कराई हैं उतनी ही आगे भी कराएंगे, यानी इसका सेकंड पार्ट भी आपका आएगा। तब तक चीजों को याद कर लीजिएगा, ताकि जब तक चीजें आए तब तक आप पहले से तैयार हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।